स्वागत है यार भाइयों का मेरे एक और नई वीडियो में। तो अभी मैं एक छोटी सी ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अपनी स्कॉर्पियो एन में बैठा हुआ हूँ। तो काफ़ी भाइयों का कमेंट आ रहा था कि स्कॉर्पियो एन की आपने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली है और हमें क्या है इसकी अभी स्टेटस, कितना माइलेज दे रही है, आप इतने दिन यूज़ करने के बाद आपको कैसा रिस्पॉन्स रहना है। तो मुझे एक छोटी सी ट्रिप पे जाना था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के डाल देते हैं और उन भाइयों को भी जो मुझसे काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं। मैं वीडियो काफ़ी लिमिटेड बनाता हूँ, लेकिन वो भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं 1 साल से, तो उनको अपडेट देना भी ज़रूरी है। तो एक छोटी सी ट्रिप पे मैं जा रहा हूँ, तो उसके साथ मैं आपको इस गाड़ी का रिव्यू भी देता चलूँगा, एवरेज कितनी है सब कुछ देना चलूँगा। अभी मैं टाइम की बात करूँ तब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं टाइम की बात करूँ तो अभी आपके 9:30 बज रहे हैं रात के। अभी हम नहीं जाएंगे, हम सुबह 3-4 बजे निकलेंगे, तो तब मैं आपको वहाँ पे पूरी सब कुछ दिखाता हूँ उस टाइम। लेकिन अभी मैं बताएंगे कितना पेट्रोल है और कितना इसमें अभी तक चल चुकी है, उस हिसाब से आप इसकी माइलेज जज करिएगा। वैसे मैं आपको रास्ते में अलग अलग दिखाता भी रहूँगा कि जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे भीड़ नहीं है, वहाँ पे माइलेज कैसी आ रही है। तो मैं ये वीडियो का पार्ट रात के 9 बजे शूट कर लिया, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ सोने। सो के उठूँगा 3 बजे, तब से मैं दोबारा व्लॉग शुरू करूँगा और आपको दिखाता रहूँगा कि हम कहाँ कहाँ गए और कैसे कैसे गए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अभी देखिए, अभी 6324 किलोमीटर इसका ऑडो दिखा रहा है। तो हम देखते हैं 100-200-300 किलोमीटर की ट्रिप रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, तो उस हिसाब से आप जज कर लीजिएगा। अभी पेट्रोल भी थोड़ा सा कम ही है फुल में, तो देख लीजिएगा, आधी टंकी से थोड़ा ज़्यादा होगा इस टाइम। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी 4:50 हो गया है, तो अभी हम निकल रहे हैं। ये रही हमारी स्कॉर्पियो, साफ़ ऑफ कर दिया हमने। तो चलिए अब चलते हैं और रास्ते में आपसे फिर बात करते रहेंगे। भाई ये देखिए, एकदम क्लियर साफ़ मौसम, सुबह हो रही है 5:30 बजे सनराइज़, और यहाँ पे हमारी स्कॉर्पियो खड़ी हो रही है। भाई बरसात के मौसम में यही प्रॉब्लम है, पूरी स्कॉर्पियो गंदी हो गई एकदम। तो अभी तक तो मैं गाड़ी चला रहा था, फिर मुझे ध्यान आया कि आप लोग को माइलेज भी बतानी है, तो मैं अपनी सीट जो है वो चेंज कर लिया और आराम से आपको को पैसेंजर साइड पे बैठ के सारी माइलेज बताता रहूँगा। यार देखिए, बरसात के दिन में पूरे छींटे आ गए हैं, पूरा गंदी हो गई है, घर से एकदम साफ़ करके निकला था मैं उसके बाद भी। अब चलिए मैं यहाँ बैठता हूँ और आप लोग को माइलेज बताता रहूँगा। पहले इसका जो कार इन्फो होता है उसको रीसेट कर लेते हैं। अभी तो 12.8 की दे रही थी, अब इसको रीसेट करते हैं और आप लोग को बताते हैं। तो इस टाइम तक लगभग हमने गाड़ी को 34-35 किलोमीटर के लमसम चला लिया था। उसके बाद मेरे ध्यान में आया कि भाइयों को माइलेज भी दिखानी है, तो मैंने इसका जो आता है इसमें कार इन्फो में जो जाके वहाँ पे माइलेज जो है वो मैंने रीसेट कर दिया है। आप रोड की कंडीशन देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल साफ़ रोड। सुबह का टाइम था तो कोई भी ट्रैफिक कुछ भी नहीं था। ये हमारी तरफ का एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 135B है इसका नाम शायद। तो इस पे हम चल रहे थे और आप देख सकते हैं हमने इसको रीसेट कर दिया। और स्पीड भी आप देख सकते हैं, नॉर्मल स्पीड है, 70-80 के बीच की स्पीड है। तो ये जो क्लिप रहेगी ये अनकट रहेगी, जिससे कि भाइयों को ज़्यादा पता लग पाए कि एवरेज कितना है। पर बाहर का मौसम आप देखिए, सुबह के समय काफ़ी अच्छा हो रहा था। 17.2। जी हाँ भाइयों, आप लोग की तरह मैं भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था ये देख के। ये क्लिप अनकट थी, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैं कुछ वो एडिट किया हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं स्पीड भी, खाली रोड पे स्पीड कम है और थोड़ी जो डाउन भी है थोड़ी रोड। अगर आप देखें तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा उस समय हम खींच नहीं रहे थे। तो इस समय जो तुरंत की जो माइलेज आती है, मतलब कि अभी रीसेट के तुरंत बाद जो आई वो 17.2 की है। तो मैं भी ऐसे ही शॉक हो गया था और काफ़ी देर तक मैंने इसको छोड़ा कि इस पर कितने चेंज आते हैं। तो आपके सामने वो भी है, वो भी आप देखते रहिए कितने का इस पर चेंज आया। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, अगर 17.2 इसने दिखाया था, उसके बाद मुझे यहाँ तक याद है ये फिर काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलाने के बाद ये घट के आया था मेरे ख्याल से 14.5 से लेकर 15.5 तक के बीच में इस रोड पे रहा। मतलब अगर हम नेशनल हाईवे जो राजा तालाब से भदोही की तरफ जाता है उसकी बात करें तो उस पर लमसम माइलेज हमें 15-16 की रही होगी। लेकिन उसके बाद से हमने गाड़ी को काफ़ी लंबा चलाया, करीबन 70-80 किलोमीटर लगातार उसके बाद हमने चलाया। जहाँ से आपको पिछली क्लिप दिखाई थी जिस पे 17.2 आया था, उसके बाद की बात मैं बता रहा हूँ। तो फिर आपको एक बार अगर माइलेज दिखाऊँ उसी सेम रोड पे, तो उस सेम रोड पे चलते चलते हमको फिर 15.2 की देखने के लिए मिली, जो कि काफ़ी अच्छी थी। इस समय तो स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी हमने मेंटेन करके रखी, 87-88 के आसपास की स्पीड ठीक थी। ऐसी रोडों पे 80 की लिमिट थी। उसके बाद हमें पहला टोल देखने के लिए मिला। आपको बता दूं कि मुझे तो ये पूर्वांचल का सबसे महंगा ये टोल लगा, क्योंकि काफ़ी छोटी डिस्टेंस के लिए ये लोग हमसे 255 रुपये लेते हैं। फिर इसके आगे हम चलते हैं, ये टोल औरई वाला है। अगर जो लोग बनारस से प्रयागराज जाते हैं उनको पता होगा, ये टोल पड़ता है 255 रुपये इसमें हमारे लगे। और आते समय 125 रुपये इसमें हमारे लगे थे। तो मैं ये वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आते समय का भी आपको बता दिया।
तो इसके बाद से हम उसी सेम रूट पे आगे चलते रहे और हमें माइलेज 14-15 की मिलती रही कॉन्स्टेंटली। आपने ज़्यादातर या फिर सभी टोल पे देखा होगा कि जो दोनों तरफ के, यानी कि जो एक तरफ लेफ़्ट साइड जाते हैं, राइट साइड से जाना, दोनों टोल एक साथ रहते हैं। लेकिन इस टोल की एक खास बात की कि जो लेफ़्ट से जा रहे हैं उनके लिए टोल थोड़ा पहले और जो राइट से जा रहे हैं उनके लिए टोल थोड़ा आगे बनाया गया था, क्योंकि रोड उतनी चौड़ी नहीं थी जिससे कि दोनों टोल एक साथ बनाए जा सके। उसके बाद से हम सेम रोड पे वही अपने किलोमीटर्स कंप्लीट करते रहे, आगे चलते रहे। और मैं जगह जगह माइलेज चेक कर रहा था। मैंने उतना शूट नहीं किया, लेकिन मैं जगह जगह पे चेक कर रहा था, क्योंकि मेरा मेन एम यही था कि मैं आप लोग को बता सकूं कि स्कॉर्पियन पेट्रोल मैनुअल के अंदर कितनी माइलेज देती है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, या फिर उनको जो फर्स्ट टाइम बायर रहते हैं उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि इतनी बड़ी गाड़ी पेट्रोल में ली जाए कि नहीं। उसके बाद से फिर मैंने इसका एक बार चेक करने, आप लोग को दिखाने के लिए चेक किया, तो इसमें 14.6 आ रही है। तो अभी तक आपने देखा इस समय तो स्पीड भी 103 104 थी। इससे पहले स्पीड 120 पे थी, मैंने थोड़ी देर बाद उसको दिखा। तो अगर आप देख सकते हैं कि ऐसी अगर हाईवे पे ही आपको चलना है तो माइलेज आपको, मुझे तो नहीं लगता कि इसने एक भी बार 11 से कम 12 से कम अपने कार इन्फो वाले ऐप पे दिखाई होगी। लेकिन मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि ओवरऑल हमने 300 किलोमीटर गाड़ी चलाई, जो कि मैं आपको आखिरी में आपसे डिस्कस भी करूँगा। 300 किलोमीटर के आसपास हमने गाड़ी चलाई। लगभग हमारा 2500-2600 का फ्यूल बर्न हुआ, जहाँ तक मैं हर बार भरवाता हूँ उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे जितना अपने अंदाजे से लगता है। तो लमसम ये 12 से 13 की एवरेज दी है। ऐसा नहीं है कि जो 300 किलोमीटर हमने पूरे हाईवे पे कवर किए थे। आगे चल के आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि हम काफ़ी बुरे जाम में भी फंसे, काफ़ी सिटी ड्राइविंग भी रही। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पहले आप वीडियो को देखिए ध्यान से, फिर आखिरी में अपना कंक्लूज़न बनाइएगा एवरेज के बारे में। और ये जो मेरी एवरेज की वीडियो रहने वाली है, मैं इसको काफ़ी डिटेल में बना रहा हूँ। 2-3 ट्रेन पे आपको चला के दिखा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे इतने डिटेल में कोई बनाया हो। अब काफ़ी भाइयों का कमेंट रहता है कि आप क्या करिए कि अपनी टंकी को पूरा खाली करिए, उसमें फिर 1 लीटर तेल डालिए, फिर आप 1 किलोमीटर चलाइए, उस तरह से टेस्ट करिए। तो भाई उस तरह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो गाड़ी होती है वो एयर ले लेती है। और वो इन सब गाड़ियों में, जो नई गाड़ियाँ हैं, इसमें कार्बोरेटर का कोई सिस्टम नहीं रहता है। इसमें आपका फ्यूल इंजेक्टर वाला सिस्टम रहता है, तो वो आपका डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। दूसरी बात है कि आप अपना फ्यूल पूरा फुल कराइए, चलाइए, फिर जितना फ्यूल खाली होगा उसको भरिए। वो है, लेकिन वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगता है। मतलब कहीं निकलना हो तो फिर 2 बार पेट्रोल पंप पे, उसके लिए एक डेडिकेटेड डे आपको निकालना पड़ेगा। फिर रास्ते में हमें दूसरा टोल भी देखने के लिए मिल जाता है, इलाहाबाद का। ये टोल हम अवॉइड भी कर सकते थे, साइड से दूसरी तरफ से हम जा सकते थे अगर आपको प्रयागराज जाना है, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी तो हम सीधे चले गए। तो यहाँ पे आपका एक 55 रुपये, ये सिर्फ एंट्री थी। इसके बाद से इसके थोड़ी दूर आगे चलने पे हमें एक और टोल मिलता है, जिसमें हमें 55 रुपये का टोल कटता है। तो हमारे कुल टोल का जो होता है वो 1 वे 300 लगता है। आते समय सिर्फ 155 लगता है, तो टोटल टोल प्राइस हमारी जो लगती है वो 450 की आप कह सकते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं फिर आगे। तो प्रयागराज आने का जो पहला टास्क था कि हमारे एक दोस्त का एग्ज़ाम था, तो उसको एग्ज़ाम सेंटर पे ड्रॉप करते हैं, फिर हम निकल जाते हैं अपना संगम की तरफ। तो ये वाली जो सड़क थी ये थोड़ी सिटी के अंदर थी, लेकिन अब सुबह का टाइम था तो उस हिसाब से ये भी सड़क काफ़ी ज़्यादा ही खाली थी। तो इस पर भी आपको एवरेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उतना सेम ही एवरेज उस समय भी ये दे रही थी। वैसे रोडें काफ़ी ज़्यादा प्रयागराज की अच्छी बन गई है। मैं काफ़ी समय के बाद प्रयागराज आया हूँ। महाकुंभ में मैं नहीं आ पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उतने भीड़ में संभव नहीं हो पा रहा था। और हम लोग का घर बनारस ही था, तो वही बात होती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आदमी हमेशा सोचता है कि मैं बाद में चला जाऊंगा, तो इस तरह से मैं उस टाइम नहीं आ पाया था। तो उससे पहले मैं बहुत साल पहले आया था, तो इस हिसाब से मैं जब इतना डेवलपमेंट देखा तो बहुत अच्छी थी। ये देखिए, ये सीधे रोड यहाँ से 5 किलोमीटर की संगम में चली जाती है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। देखिए चौराहे जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े, काफ़ी अच्छे बन गए हैं। पहले तो मैं बहुत पहले आया था तो ऐसा नहीं था सब, अब तो काफ़ी परिवर्तन हो गया है। पूरा शहर जो है वो डेवलप लगने लगा है। जो लोग बनारस से प्रयागराज या फिर प्रयागराज के जो लोग होंगे वो लोग जानते होंगे कि कितना तेज़ हमारी गवर्नमेंट जो है प्रयागराज में डेवलपमेंट की है। ना ही प्रयागराज में, बनारस भी बहुत तेज़ डेवलप हो रहा है। आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे कि दोनों शहर काफ़ी बड़े शहर यूपी के कहलाने लगेंगे।
भाई अगर आप प्रयागराज गए होंगे या फिर नहीं गए होंगे, आपने वीडियोस तो देखी ही होंगी, तो ये पहला पुल पड़ता है, झूसी की तरफ वाला ये पुल है। तो अगर इधर से आप देखिएगा तो जो लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे ये पूरी जो इतनी रेत आपको दूर तक दिख रही है, इन सब पे पूरा टेंट हाउस जो लगा हुआ था, आप जो देख रहे थे कि बने हुए हैं, जो जहाँ साधु संत हमारे रुके हुए थे, तो ये पूरा जो इलाका है वो वही वाला है। उधर आपको 2 रेलवे के ब्रिज देखने के लिए मिल जाएंगे, एक पहले का पुराना है, एक नया बना हुआ है। और ये एक मेन जो नेशनल हाईवे वाली रोड है शायद उसका ये पुल है, क्योंकि झूसी से आपका संगम की तरफ जाता है। मैं भी उतना जानता नहीं हूँ, मेरा भी आना बहुत दिन बाद हुआ था, तो मुझे जितना याद है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला पुल है, और वो जितना भी आप नीचे इलाका देख रहे हैं वो आपका पूरा रहने वाला है सिटी। और वो उस तरफ जो आप देख रहे हैं वो मेन संगम की जगह है। और इधर से एक नदी जा रही है, यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, अगर आपको नहीं पता, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती तो आज की डेट में नहीं दिखती हैं, लेकिन पुराने लोग मानते थे कि सरस्वती का भी यहाँ पे संगम होता है। तो इस हिसाब से यमुना और गंगा इस टाइम पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। दोनों के जो पानी के कलर में है वो डिफरेंट होता है, तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों को। उसके बाद से ये जो है ये आपका उस पुल से उतरने के बाद आप अगर लेफ़्ट लेंगे तो इस रोड पे आप आते हैं, जो कि आपको सीधे हनुमान जी के मंदिर और आपको घाट पे सीधे ले जाती है। तो इस पे आपको पहले चल के दिखाते हैं फिर आगे। अभी आपने जितना भी वो पूरा देखा, वो जो पुल था उसके पहले जितने भी चौराहे वराहे थे, जो मैं बोल रहा था डेवलपमेंट वाली बात जहाँ पे, तो वो सब जो इलाके थे जब महाकुंभ का एकदम पीक पे था तो वो सारे इलाके बंद थे। आपको करीबन 10-12 किलोमीटर जो पैदल चल के आना था, वो इन सब रास्तों को पैदल चल के कवर करना था। यार जो उस टाइम आके दर्शन किया ना यहाँ पे, या फिर संगम में स्नान किया, उसके जो श्रद्धा को वो सैल्यूट है, क्योंकि इतना करके अपनी श्रद्धा को मनवाना बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए आगे चलते हैं इस पर। यहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदी मिलता है और ऊपर हो जाता है, इसलिए पता लोग है। बहुत गंदा पानी है इसमें ना, पानी तो इसमें बहुत गंदा है। पानी जब साफ है, हाथ में देखो, तुमका देखे गंदा दिखा, हाथ में ले जाओ थोड़ा देख ले, लेकिन देखो ऐसे नहीं तार पाओगे, कोई गंदावा नहीं बह रहा है। अरे वो कुछ नहीं करेगा जी। संगम में साफ था, कितना ये था? अब देखिए, मैं जिस जगह की बात कर रहा था कि हम सिटी में भी चले, बाकी सिटी का तो मैं शूट नहीं किया उतना, मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था बीच में। तो अब देखिए, अब ये इतनी भीड़ भाड़ वाली रोड पे भी हम थे, जहाँ पे हमारे ट्रक साइड में थी। पता नहीं इन्वेंट्री में ट्रक को एंट्री कहाँ से मिल जाती, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। ट्रक थी और बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ थी आगे चल के। तो ऐसी केस में मैंने 1-2 बार माइलेज देखा था, तो 11 से 12 के बीच में था माइलेज। बकिया मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो मैं इस वीडियो में ही आप देख लीजिएगा, 10-12 सेकंड आगे ही आपको मैं माइलेज दिखा दूँगा। चलिए हम वहाँ से तो बाहर निकल गए, अब आप लोग को एक बार फिर माइलेज दिखा देता हूँ। ऐसी काफ़ी देर तक ऐसी सड़क थी, तो अभी 13.7 दे रही थी, लेकिन 13.7 नहीं रहा होगा इस समय, क्योंकि पहले की जो एवरेज थी वो 17 से 16 के आसपास थी, तो वो घटते घटते 13। तो गाइज़ हम वापस घर आ चुके हैं। तो अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन देता हूँ। स्कॉर्पियन को अगर आप पेट्रोल में लेते हैं तो कैसी रहती है, तो पहले मैं आपको सारे दिखा देता हूँ। देखिए अभी अपनी ट्रिप दिखाऊँ मैं तो हमने लमसम 300 किलोमीटर का जो सफ़र तय किया है, और एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर प्रति हॉर है। लेकिन इसमें आपकी सिटी ड्राइवर और हाईवे मिक्स थी, मैंने आपको कई जगह दिखाया, काफ़ी ट्रैफिक भी था और काफ़ी नॉर्मल भी था। तो उस हिसाब से है, मेरे हिसाब से एवरेज स्पीड हाईवे पे जो रही होगी वो आपकी 75 रही होगी, और जो सिटी में रही होगी वो तो आप जान ही रहे हैं 20-25 के ऊपर नहीं रही होगी। अब माइलेज की बात करें तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये वाला जो मीटर है वो दिखाया हुआ था, वो लमसम यहाँ पे था आपका, मतलब कि लमसम इसमें ज़्यादा ही तेल था, आधी टंकी से बहुत ज़्यादा तेल था, तो अभी इतना तेल बचा हुआ है। मैं एवरेज की बात करूँ तो इसमें 14 की एवरेज दिखा रहा है। मुझे पर्सनली जो एवरेज मिली है वो लमसम आपकी 12 या फिर 12.5 की आप कह सकते हैं, 12.5। हाँ, मैंने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, मतलब मैंने पहले के जितने तेल भरवाया था उसके बाद मैंने जितने का तेल भरवाया और जितने किलोमीटर लमसम ये चली आज 300 किलोमीटर, उसके हिसाब से मैं अगर देखूं तो मुझे 12.5 के 13 के आसपास की एवरेज देखने के लिए मिली है, जो कि पेट्रोल गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ठीक है। अगर आप यही गाड़ी डीजल में लेते तो इसकी माइलेज ज़रूर आपकी 1-2 से ज़्यादा रहती, लेकिन आपको गाड़ी जो है वो रेगुलर
अगर आपको यूज़ करना है तभी आपकी जो डीजल गाड़ी रहेगी वो कहीं ना कहीं सेंस बनाएगी। पेट्रोल गाड़ी में फ़ायदा ये रहता है कि आप कुछ दिन तक इसको खड़ा कर सकते हैं, और कभी कदा अगर आप चल रहे हैं तो उसमें एवरेज भी आपको अगर 13-14 की मिल जा रही है तो मेरे हिसाब से तो कोई ख़राबी नहीं है जब आप इतनी बड़ी गाड़ी को पेट्रोल में चलाते हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। मैं जितना बता सकता था, जितना दिखा सकता था वो मैंने किया। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है, मैं लिमिटेड कंटेंट डालता हूँ लेकिन क्वालिटी कंटेंट डालने का प्रयास करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को बेशक सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए वीडियो के लिए मेरा इंतजार कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और किसी एक नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।